नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का 75वां वर्ष दिवस है, जिसे पूरे हिंदुस्तान में खुशीपूर्वक हर साल मनाया जाता है। और आज हम आपको एक ऐसे इंसान से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो कि सुधरवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सतीश कुमार उर्फ देवेंद्र सिंह, जो कि हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। उनकी पार्टी आप देखते हैं कभी भी वो जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो कोई समय हो। आज हम उनसे जानते हैं कि पार्टी का क्या मुद्दा है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे इस राष्ट्र को क्या संबोधित करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले सर, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे तरफ से और हमारे पार्टी के तरफ से आपको भी और तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तमाम देश वाले लोग खुशहाल रहें, चूँकि कोरोना काल में काफ़ी सभी देशवासी परेशान रहे। तो सभी को मेरे तरफ से पुनः 75वीं स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सर, बहुत सारी पार्टियां जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं तो देते हैं, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं उनका अपना राजनीति भी छुपा होता है उनके शब्दों में। तो आप इस राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टी का कार्य ही है राजनीति करना, लेकिन राजनीति करे तो अच्छी बात है। और अपने देशवासियों के साथ और देश के लोगों के साथ यदि राजनीति की आड़ में कूटनीति की जाए तो ये सबसे भ्रष्ट नीति है और ये देश में नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग भारत के अपने आप को आज 75 वर्षों से आज़ाद महसूस कर रहे हैं, तो उनको उनकी आज़ादी उनके लिए मुबारक होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो कूटनीति के शिकार हो जाएं और अपने आज़ाद होते हुए भी वो गुलामी की ज़िंदगी जो अभी बहुत सारे लोग जी रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। सर, एक्चुअली आपके बैनर पे लिखा हुआ है, युवाओं ने यह ठाना है देश को समृद्ध बनाना है। अब आपको क्या लगता है कि अभी देश समृद्ध नहीं है, या आप किस तरीके से इसको और समृद्ध करना चाहते हैं? युवाओं ने ठाना है देश को समृद्ध बनाना है। ये बात इसलिए लिखी गई है ताकि देखिए, यहाँ जुआ नहीं है देश को चलाने वाला। जो आप आज देख रहे हैं, किसी भी राज्य के विधानसभा में देखें या लोकसभा में देखें, तो जो आपको जुआ दिखाई देंगे वो जुआ खास करके कोई स्वच्छ और बेदाग जुआ नहीं है। वो वही लोग हैं जो परिवारवाद के उत्पत्ति हैं। वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, उनके अपने जो है पिता, चाचा वगैरह वगैरह जितने लोग हैं, वो परिवारवाद के उपज हैं वो जुआ। तो यहाँ जो लिखा गया है कि युवाओं ने ये ठाना है देश को समृद्ध बनाना है। देश को समृद्ध बनाने में युवाओं का सबसे बड़ी अहम भूमिका रही है, पहले भी जब देश गुलाम था। चूँकि आज स्वतंत्रता दिवस है तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो देश जब गुलाम था तो युवा ही आगे आए, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में आए, भगत सिंह के रूप में आए, सुखदेव के रूप में आए, बहुत सारे युवा रहे। तो सर, आपको क्या ये लगता है कि देश अभी समृद्ध नहीं है? और आपने लिखा है कि देश को समृद्ध बनाना है, इससे पता चलता है कि देश समृद्ध नहीं है। अभी आप जैसे परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं, तो आपका इशारा बहुत सारे पार्टियों के ऊपर है। तो इसमें क्या आप बहुत सारे पार्टियों पे कुछ कहना चाह रहे हैं, या फिर परिवारवाद आगे चल के आपके पार्टी में नहीं होगा? आपने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि देश समृद्ध नहीं है। क्या लगता है पत्रकार साहब आपको कि देश समृद्ध है? जहां युवा बेरोजगार है वो देश समृद्ध हो सकता है। जहां आर्थिक स्थिति चरमरा गई हो, इसके बावजूद भी लोग महंगाई का दंश झेल रहे हैं, वो देश समृद्ध आपको लगता है? अगर देश के साथ अगर महंगाई आया है तो आपको लगता है कि देश समृद्ध नहीं है, आप यही कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, मुख्य रूप से युवा बेरोजगार हैं, युवा तंगे हाल जी रहे हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। तो हम स्पष्ट रूप से आपको कह दें कि देश जब युवा ही वहाँ सुरक्षित नहीं है, खुश नहीं है, खुशहाल नहीं है, युवा बेरोजगार है, चारों तरफ बेरोजगारी, पूरे देश में बेरोजगारी का बोलबाला है। मैं नहीं कहता हूँ किसी एक क्षेत्र की बात है, किसी एक स्टेट की बात है। तो जब पूरे देश के युवा, कई करोड़ युवा आज बेरोजगार हैं, तो क्या लगता है आपको देश समृद्ध है? ये देश समृद्ध नहीं है। सर, आप कैसे समृद्ध बनाएंगे? युवाओं की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि वो हमारे देश के भविष्य हैं, और उनको सुरक्षित कीजिए, उनको रोजगार की व्यवस्था करिए। हम नहीं कहते हैं कि सभी को नौकरी मिल सकता है, लेकिन रोजगार की व्यवस्था सभी को हो सकती है, ये होना चाहिए।
अभी भी बहुत सारे लोग रोजगार करते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग रोजगार करते हैं, लेकिन जुआ 99% बेरोजगार हैं। ये सर्वे आप करवा के देख लीजिए, जुआओं के पास रोजगार नहीं है आज। जुआ बेरोजगारी में बैठ के दिन भर फेसबुक चलाता है, दिन भर व्हाट्सएप चैटिंग खेलता है। जुआ बेरोजगारी में बैठ के आपको जो है यूट्यूब चलाता है, दिन भर आप जुआओं को जो मोबाइल चलाते हुए देख रहे हैं, वो बेरोजगारी का देन है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि देश समृद्ध है? आप इसका जिम्मेवार किसको बोलना चाहेंगे? अभी तक की जो भी सरकारी तंत्र को चलाने वाले जो भी पार्टियां रही, उसके जिम्मेवार सभी लोग हैं। सभी पार्टियां हैं जिम्मेदार। आप बिल्कुल 100%। कांग्रेस और भाजपा भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। ये लोग तो एक दूसरे, देखिए ये सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस और बीजेपी सिक्के के दो पहलू हैं। और ये दोनों ने अभी तक जो है, जो भी देश में अव्यवस्थित व्यवस्था है, इसको बढ़ाने का कार्य दोनों ने किया है। आपने सर बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर आपने सवाल उठाया कि ये दोनों पार्टियां जो हैं भाई भाई हैं, सबने देश को बेचा और मलाई खाया, लेकिन आर पार की स्थिति देखने को मिल रही है हर जगह। आदमी जब उसको डूबने से बचना होता है ना, तो वो किसी एक किनारे को पकड़ लेता है, चाहे वो नदी के इस किनारे पर जाए या नदी के उस किनारे पर जाए। ठीक ये दोनों जो है, एक नदी का ये किनारा है और ये नदी का ये किनारा है, ये भी डुबाने वाला काम करता है, वो भी डुबाने वाला काम करता है। बचाने वाला काम दोनों में कोई नहीं किया, आज तक नहीं किया है। लेकिन अभी सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो सवाल तो लाजमी बनता है भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल। जो भी वर्तमान हमारी जो मांगे हैं, जो भी वर्तमान हम चाहेंगे, या जो भी उनके ऊपर जो भी हमारे सिस्टम की कमियां हैं, दोषारोपण तो बीजेपी के ऊपर जाएगा। अभी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि देश में जो भी बर्ताव हो रहा है, जहां भी जो स्थिति आ रहा है, चाहे वो बेरोजगार को लेकर हो या किसान के मुद्दे हो, आप देखें कि कैसे दिल्ली के बॉर्डर पे कितने किसान इकट्ठा थे। पत्रकार महोदय कि विश्व के गिनीज बुक में रामविलास पासवान का नाम दर्ज है। कारण क्या है? तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में वोट लेके आने वाले रामविलास पासवान थे। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि नाम वर्ल्ड में आ गया तो आपका पार्टी जो समृद्ध हो गया। क्या था रामविलास पासवान के पार्टी का स्थिति? आप देख रहे हैं, 5-7 एमएलए और एमपी में वो सिमट करके हमेशा रह गया। और यूं कहा जाता है, लोग भी कहते हैं और पार्टियां भी जानती है इस चीज को, कि परिवार के सदस्य लोग ही उसको जो है पोषित करते रहे आज तक। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये तो कौन डाटा पेश करता है और किस तरह के लोग पेश करते हैं पता नहीं, कह देना कि हाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो ये कहने की बातें हैं। सबसे करप्ट, सबसे अव्यवस्थित और सबसे जो है अभी जो है अव्यवस्थित सरकार चलाने वाली पार्टी यदि कोई है तो विश्व की सबसे पहले नंबर पर ये भारतीय जनता पार्टी आएगी। सर अगर ऐसा होता कि अगर बीजेपी अगर इस तरीके का हर जगह रहता, तो आप देखें कि आपके देश में, हिंदुस्तान में जो है मैक्सिमम जगहों पे बीजेपी लीड कर रही है। नहीं लीड करती है। आप नहीं सर, आप देखें, नहीं आप देखें, अगर किसी भी स्टेट में गठबंधन का सहारा लेना छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी, तो भारत के 1-2 स्टेट छोड़ करके उसका जमानत जब्त हो जाएगा, कहीं की नहीं रहेगी भारतीय जनता पार्टी। और आपको मैं आज बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी में मात्र 2 करोड़ वोटों का अंतर रहा है 2019 में। क्या है कि इसकी पोषित पार्टियां जो हैं उसके वोट कुछ बढ़ जाते हैं, यही कारण है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत बड़ी व्यवस्थित पार्टी है और सारे देश में एकदम परचम पर है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की नज़र में ये चीज़ है। तो सर आने वाले समय में जैसे आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, 100% लड़ेगी, तो आप जनता को क्या बताना चाहेंगे कि आप किस तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करें? कहीं ना कहीं आपके बातों से दिख रहा है कि नहीं, आप बीजेपी कांग्रेस सबको छोड़कर आप हमें ला दीजिए। देखिए, हम इतना ही कहना चाहते हैं पूरे देश की जनता से कि जो पार्टी काम करना चाहती है आप उसका समर्थन कीजिए, आप उसका आकलन कीजिए, आपके पास समय है। उसकी व्यवस्था को समझिए, उसके बैकग्राउंड को समझिए कि वो कहाँ से वो पार्टी आ रही है, किस तरह के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, कैसे लोग हैं, उनका विचारधारा किस तरह का है, उसके बाद उसका समर्थन कीजिए। करप्ट और भ्रष्ट टाइप के विचारधारा वाले लोगों का समर्थन नहीं होना चाहिए। और ये लोगों का समर्थन है कि आज 75 वर्ष के आज़ादी के बाद भी देश के बहुतायत लोग अपने आप को आज़ाद नहीं महसूस करते हैं। इसलिए आज़ाद नहीं महसूस करते हैं,
चारों तरफ भ्रष्टाचार है, अपराध बढ़ा हुआ है, अपहरण की घटनाएं लगातार होती रहती है, बलात्कार की घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं हैं। और ये हमेशा जो है बढ़ता, देखिए जितने भी संविधान में आईपीसी सीआरपीसी की आप बात करेंगे तो मैक्सिमम कॉपी पेस्ट है। आपका संविधान आप एक बार उसको बढ़िया से समझ लीजिए तो आप समझेंगे कि हम आज़ाद होते हुए आपकी जनता जो है आज भी अंग्रेजों के नीतियों के गुलाम है, उसके बनाए हुए नीतियों के गुलाम है। आप ये करेंगे मतलब अभी देश आज़ाद नहीं है? बिल्कुल आज़ाद नहीं है, अंग्रेजों के ज़माने का ये व्यवस्था चल रहा है। सर तो फिर आप क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं अगर देश आज़ाद नहीं है तो? स्वतंत्रता दिवस मनाना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने ध्वज का, हम अपने देश के ध्वज का हम जो है उस पर गर्व करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है। लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप देखिए देश स्वतंत्र है, आप जो है अपराध से, कुकर्म से, भ्रष्टाचार से आप भी लड़ने का प्रयास करिए और अपना अब से भी सुधार कीजिए कि इन जो आपराधिक किस्म के जो नीति वाले लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनका आप विरोध कीजिए। और उनका विरोध करने के बाद आप जो है इस देश को इस भ्रष्टाचार से मुक्त करके एकदम संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कीजिए। कन्हैया ने कहा था, वो चिल्लाया था, हम उसके पोषक नहीं हैं, लेकिन उसने कहा था कि हमें चाहिए आज़ादी। उस आज़ादी का लोग गलत अर्थ निकाल लिए। वो गलत अर्थ नहीं बोला था, उसने कहा कि हमें चाहिए आज़ादी, हमको भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, हमको बेरोजगारी से आज़ादी चाहिए। मैंने देश में जितने भी कुकर्म हैं, जितने भी अव्यवस्थित व्यवस्था हैं, उन सभी से हमको आज़ादी चाहिए, तब हम अपने आप को पूर्ण आज़ाद महसूस करेंगे। आज हम तिरंगा फहरा करके हम आज़ाद महसूस करते हैं, लेकिन पूर्ण आज़ादी हमको नहीं मिली। सर भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो मुख्य पार्टी हो या विपक्ष की पार्टियां हो, सब ने शुरू में सबने जनता से वादा किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सर आप भी उसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो आप कैसे जनता को संतुष्ट कर सकते हैं? बिहार की जनता या देश की जनता जानना चाहती है कि सबने वादा किया और सबने अपना अपना ट्रैक बदल दिया, तो क्या आप इस पे सही उतरेंगे? कैसे उतरेंगे सर? जनता जो है, क्योंकि आप भी इसी देश के रहने वाले हैं। जनता सब चीज़ समझती है और समय अनुसार जनता परख लेती है कि कौन मेरे लायक है और कौन जो है किस तरह से मेरे साथ पेश आएगा। हमको अपना सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है कि हम बहुत बढ़िया स्वच्छ प्रवृत्ति के रहेंगे और जनता के लिए कार्य करेंगे। जनता इस चीज़ को बखूबी जानती है और वो परखती है, समझती है। आपकी पार्टी का क्या विचारधारा है? पार्टी की विचारधारा स्पष्ट रूप से है कि देश को समृद्ध बनाना है। एक लाइन में आप समझ लीजिए, सभी मुद्दों पर देश को समृद्ध बनाना है। सर अभी किसान के मुद्दों पे, अभी किसान का जो की जो बात की है आप, तो युवाओं के लिए खास करके है कि युवा हमारे जो है देश के भविष्य है। उनके लिए हमारी पार्टी हर पग पग पर 24 घंटा उसके साथ खड़ी है और उसके लिए काम करती रहे। सर देश का अन्नदाता है किसान। जो 3 कानून आया है, ये किसानों के लिए है या नहीं है? किस तरीके से गवर्नमेंट उस पर अड़ी हुई है कि नहीं ये कानून हम लागू करेंगे? लेकिन आप देखें कि राकेश टिकैत जो है दिल्ली के बॉर्डर पे पूरा किसानों के साथ खड़े थे, और वो आपको लखनऊ में भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम वहाँ भी लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी के एक दिन के भोजन का जो खर्च आता है, आप RTI लगा करके आप प्राप्त भी कर सकते हैं। लगभग 50,000 रुपये पर डे का खर्च है। अब आप समझ सकते हैं कि करोड़ों रुपया का वो भोजन खा जाते हैं साल में। लेकिन आपको लगता है कि किसान को वो रुपया प्राप्त होता है? क्या लगता है आपको? सर हमारा सवाल है कि जो कानून है, सर हम कानून पे आ रहे हैं। सवाल पर हूँ, 200 रुपया तेल जो बिक रहा है, क्या लगता है किसान को उसका पैसा उसको मिला है? सरसों खरीदा जाता है 18 से 22 रुपए के रेट पर, ठीक है। 3 केजी सरसों में 1 केजी तेल होता है, 60-65 का हुआ। मैक्सिमम उसका रेट जाता है 80 रुपए का जाता है। लेकिन आज 200 बिक रहा है, तो क्या लगता है आपको किसान को उसका पैसा मिल गया है? ये जितने स्टॉकिस्ट हैं उसके, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ रहे हैं, बहुतायत लोग कहते हैं अडानी अंबानी, लेकिन हम कहेंगे नहीं, हम नाम किसी का नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि जितने बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं, ये लोग उसको स्टॉक करके कैश करने का काम करते हैं। किसान को उसका उपयुक्त लाभ नहीं मिलने से किसान नाखुश है। अब यहाँ कन्फ्यूजन आता है। आप जिस 3 कानून की बात करते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई हमने तो वो अच्छा काम किया है, और किसान कहते हैं, कुछ किसान कहते हैं, सभी उनके पक्ष में नहीं है, ये सच्चाई भी है। कुछ कहते हैं कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है।
तो इसके लिए है कि प्रधानमंत्री को झुक करके उसके सामने बैठ करके और इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन आप तो अफसरशाही हैं, आप अफसरशाही आपका पूरे देश में दिख रहा है। आप किसान तो भगवान होता है ना, अन्नदाता होता है, उसके सामने आप बात करने जाएंगे तो आपको लाज शर्म लगती है, आप हठी हो गए हैं। अरे बात कीजिएगा तब तो कंफ्यूजन दूर होगा। सर आप भी यही कहना चाहते हैं कि कानून गलत है, नहीं, किसानों के लिए नहीं है? कानून गलत है या सही है इसका स्पष्ट रूप से बैठ के आकलन होना चाहिए। वो समझ का विषय है, दोनों तरफ से समझ होना चाहिए और दोनों लोग बैठ के बढ़िया से बातचीत करें और सरकार को अपना घमंड त्याग देना चाहिए और किसानों को भी अपना हठ त्याग देना चाहिए। दोनों लोग बैठ के बात कर लें, सुलझ जाएगा। अगर नहीं सुलझता है, हो सकता है कि देश का, अगर हम नहीं कहते हैं पूरे किसान, अगर 60% ही अगर धारणा कर देता है, कृषि से मुख मोड़ लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग देश के भूखे मर जाएंगे। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपना हठ त्याग करके और इस सारे मुद्दों को जो है चर्चा का विषय बना करके बैठ करके बातचीत करके इसको क्लियर कर देना चाहिए। अभी सर आपकी पार्टी जो है बिहार से बिलोंग करती है, तो सवाल कहीं ना कहीं बिहार से भी बनता है कि बिहार में जो है नीतीश कुमार अभी महिला उद्यमी योजना उन्होंने लाया, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उन्होंने लाया और उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए जो है हर उद्यमियों को, यानी जो भी लोग बिजनेस चालू करेंगे उनको दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार की सारी योजनाएं लगातार 10 वर्षों से फेल हो रही है। क्या लगता है? नीतीश कुमार ने पॉलीथीन बंद किया था, हर दुकान पे, हर नुक्कड़ पे, हर चौक चौराहे पर आपको पॉलीथीन मिलेगा। नीतीश कुमार ने दारू बंद किया था, हर जगह दारू पकड़ाता है, हर सप्ताह में कई कई लॉट पकड़े जाते हैं। नीतीश कुमार ने गुटखा बंद किया था, सरेआम हर गुमटी पर गुटखा मिलता है। नीतीश कुमार की सारी योजनाएं जो हैं विफल हैं, पहला चीज। दूसरी चीज, नीतीश कुमार के जो भी आदेश होते हैं उसका माहौल उड़ाया जाता है प्रशासन की तरफ से। बिहार प्रशासन कभी भी उसको जो है बखूबी अब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है, उसको अब एक्सेप्ट नहीं करती है। नीतीश कुमार ने ये ऑर्डर दिया है, ठीक है, 5 दिन बाद तो वहीं भूल जाएंगे। 5 दिन बाद नीतीश कुमार भूल जाते हैं। सबसे बड़ी डिमेरिट है, पता नहीं क्या है, वाईक्यू का प्रॉब्लम है, हमको पता नहीं है, लेकिन हो सकता है अब चूंकि शरीर भी पुराना हो गया ना, तो पुराना शरीर होता है तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, आदमी का याददाश्त वगैरह कमजोर हो जाता है। तो बार बार चीज़ों को बंद करना और फिर वो बैकडोर से चालू कर देना, तो वो लाभ गवर्नमेंट को नहीं मिलता है। वो लाभ जो है बिचवलिया और जितने भी प्रशासनिक दलाल हैं वो खा जाते हैं। सर आप भी जानते हैं कि कोई भी योजना जो है 100% सफल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप नीतीश सरकार के ऊपर आप क्लेम कर रहे हैं। ये योजनाएं 110% विफल होने वाली है और ये सब वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की गंदी राजनीति है। आप जिस हट पर अभी जो नीतीश कुमार आप जिस हट पर खड़े हैं कि जातिगत जनगणना चाहिए, भाई सीधा सीधी कहिए ना कि बिहार में हमको कुर्मियों की संख्या बता दो, बात खत्म। सर उनके साथ तो विपक्ष की पार्टियां भी उनके बात से बात मिला रही हैं। विपक्ष की पार्टियां तो शुरू से ही जातिवाद की है, सीधे कहती हैं कि जादव हमको छोड़ने वाला है। हो बताइए, इस तरह का भ्रष्ट और गंदा राजनीति करके नीतीश और लालू, सच्चाई भी है कि लालू प्रसाद यादव बड़े भाई हैं और नीतीश कुमार छोटे भाई हैं। छोटे बड़े भाई मिल करके 31 वर्षों से बिहार को जिस तरह से लूटने, खसोटने और बर्बाद करने का काम किए हैं, ये जग जाहिर है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के लोगों को चाहिए कि अब नया विकल्प आपके सामने है, उस नए विकल्प का अपनाएं और इन जैसे कुकर्मी और भ्रष्टाचारी लोगों को जो है त्याग करें, इनको तिलांजलि दे दें। सर आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ पे बहुत लोगों का नज़र है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें बहुत जगहों पे देखा जा रहा है। आपका क्या कहना है सर? हाँ तो बढ़िया है। एगोड़ा ब्याह करके भाग गया मेहरारू छोड़ के, तो 7 वर्ष से देश का बंटाधार किया। एगोड़ा ब्याह नहीं किया तो बैठा दीजिए, उसके बाद देश आइए जाएगा हिसाब में। अभी तो यूपी के सभी लोग खुश हैं, आपको क्या लगता है? यूपी के लोग की बात छोड़िए, खुद जोगी बीजेपी से खुश नहीं है। बात जनता की हो रही कि वहाँ पे काम जो हुए हैं, वहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे काम भी हुए हैं, लेकिन विपक्ष की पार्टियां उसमें नहीं रुक रही हैं। जनता आज जो है जोगी और बीजेपी के पक्ष में नहीं है यूपी में, और आप जान लीजिए कि निश्चित रूप से वहाँ जो है सरकार बदलने वाली। अब किसकी बनेगी ये बात की बात है। या सर क्या 2022 में आप चुनाव लड़ेंगे यूपी में? नहीं, हम उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी अभी चुनाव नहीं लड़ रही है। सर आपकी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है। बात अच्छी है, लेकिन हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रीजन कुछ बताएंगे आप? रीजन की बात नहीं है,
पार्टी का अपना जो है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें निर्णय लिया गया है कि नहीं, हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो देखिए आपकी कैसे सभी मुद्दों पे सुधारवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार बखूबी पूर्वक सही तरीके से उन्होंने एक तरफ वो इशारा भी कर रहे थे पार्टियों पे, नहीं कहीं ना कहीं उसमें उनके आवाज़ों में जनता के भलाई का बात जरूर था। और हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपने पार्टी की तरफ से पूरे राष्ट्र को इस स्वतंत्रता दिवस से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि देशवासी जरूर इस बात का ख्याल रखें कि जब शासक जो है लापरवाह हो जाता है तो देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके शासन व्यवस्था को बदलने का प्रयास करें। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।